नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो और एक नया लेटेस्ट अपडेट लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जुलाई 2025 में अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खबर है हमारे लिए और भारत के लिए। इससे ये लगता है कि हमारी जो स्कीम वगैरह चल रही हैं भारत को आगे बढ़ाने के लिए, विकास की राह के लिए, कहीं ना कहीं सही दिशा की ओर जा रही है। अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि जो भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जो 6.1% लगाया गया था, वो बढ़ाकर 6.4% कर दिया गया है आईएमएफ की रिपोर्ट के द्वारा। यह न सिर्फ एक तकनीकी सुधार है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की मजबूती की स्थिति को दर्शाता है। आप सबको पता है आजकल का माहौल कैसा चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। हर जगह युद्ध जैसी सिचुएशन बनी हुई है और अमेरिका जो मंदी के खतरे से जूझ रहा है, यूरोप ऊर्जा संकट और आयुर्वेदिक औद्योगिक गिरावट से परेशान है और चीन की अर्थव्यवस्था रियल एस्टेट क्रैश और स्लो डाउन से जूझ रही है। ऐसे समय में भारत का स्थिर और तेज विकास न केवल एक आशा की किरण है बल्कि वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। दोस्तों, ये रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है और ये सब हुआ है काफ़ी सारी चीज़ों से, बट मैं इसको कुछ पॉइंट में आपको बताना चाहूँगा। जैसे कृषि क्षेत्र, जो गांव से शुरू होती है अर्थव्यवस्था की बैकबोन। भारत का कृषि क्षेत्र अब केवल खाद्यान्न उत्पादन तक सीमित नहीं है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का इंजन बन चुका है। 2025 के मानसून में बारिश सामान्य से बेहतर रही है, जिससे धान, गेहूं, दाल, मक्का और तिलहन की पैदावार में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्र सरकार का एमएसपी नीति और किसानों को समय पर मिलने वाले बीज और उर्वरक सब्सिडी से उनका आय में 15 से 20% का इजाफा हुआ है। इससे गांव में उपभोग बढ़ा है। टीवी, मोबाइल, दोपहिया गाड़ियां और डिजिटल सेवाओं की मांग ग्रामीण बाजार में तेजी से बढ़ी है। और दूसरा बताया गया है सर्विस सेक्टर, भारत का सॉफ्ट पावर। आईएमएफ की रिपोर्ट में सर्विस सेक्टर को भारत का ग्रोथ इंजन कहा गया है। भारत का आईटी सेक्टर 2025 में लगभग 9% की दर से बढ़ रहा है। बीपीओ, एआई, हेल्थ टेक और फिनटेक में 20 से ज़्यादा यूनिकॉर्न बन चुके हैं। जोमेटो, जरोधा, फोन पे जैसे स्टार्टअप अब विदेशों में भी विस्तार कर रहे हैं। इस सेक्टर में 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। यही नहीं, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और एजुकेशन सेक्टर ने भी तेजी से रिकवरी की है। तो अब दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट इसमें बताया गया है मैन्युफैक्चरिंग और पीएलआई स्कीम का असर। पीएलआई क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स योजना भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्रांति का केंद्र बन गई है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत अब चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, जियोमी हो गया, ये जैसी कंपनियों ने भारत में अपने यूनिट्स का विस्तार किया है। ऑटो सेक्टर में ईवी गाड़ियों की मांग बढ़ी है, जिससे लिथियम बैटरी और ग्रीन मोबिलिटी इंडस्ट्री में हजारों करोड़ों का निवेश हो रहा है। सोलर पैनल और सेमीकंडक्टर उद्योग को भी बढ़ावा मिला है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो इसमें बता रखी हैं, तो बहुत फ़ायदे की चीज़ें बता रखी हैं। अब इसमें जो बात करी है, जो चौथा पॉइंट है, वो है महंगाई और आर्थिक स्थिरता। भारत की खुदरा महंगाई दर जून 2025 में केवल 2.1% दर्ज की गई है। यह आरबीआई के लक्ष्य 4% से भी कम है। खाद्य पदार्थों की कीमतें नियंत्रित है। पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर है। ये आप लोगों ने भी देखा होगा, काफ़ी टाइम से स्थिर है, अभी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुई है। और बिजली की दरों में सुधार आया है। इससे मिडिल क्लास और जो गरीब तबके की जेब पर बोझ नहीं पड़ा है। इससे इसी के साथ जीएसटी संग्रह लगातार 1.8 लाख करोड़ प्रति माह के ऊपर बना हुआ है, जो सरकार की राजकोषीय स्थिति को मजबूत करता है। अब दोस्तों, इन्होंने अगला जो पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, वो बताया है नीतिगत स्थिरता और विकास योजनाएं। जो सरकार की नीतिगत स्थिरता भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है।
पीएम गति शक्ति योजना के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना के जरिए पारंपरिक कारीगरों और एमएसएमई सेक्टर को आसान क्रेडिट और डिजिटल प्रशिक्षण मिल रहा है। पीएम स्वनिधि ने स्ट्रीट वेंडर्स को ईएमआई आधारित क्रेडिट मॉडल से जोड़ा है। तो ये सारी जो स्कीम है, ये जितनी भी योजनाएं हैं, तो इन योजनाओं का जमीन पर प्रभाव साफ देखा जा सकता है। अब दोस्तों, अब फायदा क्या है? अब भारत की एक नई इमेज धीरे धीरे बन रही है, एक लीडरशिप की ओर आगे भारत बढ़ रहा है। भारत अब आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एस&पी जैसे जो संस्थान है, वैश्विक संस्थान की नज़र में सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक विश्वसनीय लीडर के रूप में उभर रहा है। आईएमएफ की रिपोर्ट में भारत को एंकर ऑफ साउथ एशिया कहा गया है, जिसका असर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। अब इसमें क्या है दोस्तों? इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये विकास आम आदमी तक पहुंचेगा, गांव-गांव तक पहुंचेगा? तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब है हाँ। अगर ये सारी नीति ग्राउंड लेवल पर यानी हमारे गांव स्तर तक या फिर कस्बे स्तर तक अगर जब पहुंचा तो ये जरूर हो सकता है। जैसे अगर सरकार स्किलिंग इंडिया पर जोर देती है, यूपीआई और ओएनडीसी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार एमएसएमई तक होता रहा और रोजगार आधारित योजनाएं जैसे नरेगा हो गया, डिजिटल स्किल ट्रेनिंग हो गई, मजबूती से लागू होती रही, तो यह ग्रोथ हर नागरिक तक पहुंचेगी। अब दोस्तों, भारत की 6.4% जीडीपी ग्रोथ सिर्फ आईएमएफ के आंकड़ों में दर्ज नहीं है, बल्कि गांवों में समृद्ध, शहरों की ऊर्जा और नीति निर्माताओं की दूरदर्शिता में झलकती है। अगर यह गति ऐसी ही बनी रही तो बताया जा रहा है कि 2030 तक भारत 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन सकता है। और यही नहीं, भारत वैश्विक स्तर पर चीन और अमेरिका के बाद तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। तो दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है, आईएमएफ की ये रिपोर्ट कहाँ तक सही है, कि या फिर ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है, या जो सरकारी आंकड़े दिए जा रहे हैं उन्हीं के बेस पे ये बताया जा रहा है। क्या ये चीज़ें आपके गांव तक या आपके शहर तक ये सब पहुंच पा रहा है? तो दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फिलहाल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं दोस्तों मैं आपको एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों जुड़े रहिए। धन्यवाद।